हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेक क्लास बाय कौशिक सर। ये लेक्चर नंबर 3 है, यूनिट 3 का फ्रिक्शन का जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं कवर। और इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, यानी सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन, जैसा कि आपके बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। तो कुछ ज़रूरी बातें फ्रिक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आप लोगों को, तो इस वीडियो को जो है, इस लेक्चर को आप बिल्कुल ध्यान से देखें। फ्रिक्शन तभी समझ में आएगा क्योंकि यही है वो की पॉइंट्स, यही है वो जड़ें, है ना। पेड़ की जड़ें जो होती हैं वो अच्छी से मजबूत रहती है तो पेड़ अपना अच्छा से जो है फलता फूलता है, उसमें फल भी बहुत मीठे लगते हैं। सो यहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्ट है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो जड़ है वो इन्हीं में छिपा हुआ है, इन्हीं फ्रिक्शंस के कॉन्सेप्ट में छिपा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में छिपा हुआ है। तो आप यदि इनको समझ जाते हैं, आप अच्छे से फ्रिक्शन को भी समझ जाएंगे। और मैं आपके लिए हूँ ही आसान बनाने के लिए, ठीक है ना, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग को जो पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, या फिर जो सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं उन सब को पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो सिलेबस में हो या ना हो। पर कोशिश करूँगा कि सिलेबस से ही स्टिक होकर रहूँ, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, ज़्यादा आप लोग का ध्यान नहीं भटकाने का मेरा इरादा है। पर आगे चल के हम लोग कुछ नई नई चीज़ों को ज़रूर सीखेंगे, मैं अपने वीडियोज़ में डालूँगा ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो अभी जो है आपके पास जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, या फिर जो सब्जेक्ट की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग, वो टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम क्या होता है उसके बारे में देखना है। फिर है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके बारे में देखना है। इसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसके बारे में देखना है। फिर हमारा आ जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको समझना है। एंगल ऑफ रिपोज, इसको समझना है। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशन है, इनको समझना है। तो एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की, उसको डिटेल से पहले मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करके लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो एक एक करके जितने भी पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पॉइंट्स को हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले अपने लिमिटिंग इक्विलिब्रियम से। आई होप कि पिछली क्लास आपको समझ में आई होगी, जिसमें हम लोगों ने लॉज ऑफ फ्रिक्शन या कूलम्स फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं उसको हम लोगों ने समझा था, ठीक है, या कूलम्स लॉ जिसको बोलते हैं उसको समझा था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप पॉज कर करके बार बार रिपीट करके भी उसको सुन सकते हैं, ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगी। चलिए अब हम लोग बेसिक टर्म्स पे आते हैं। ये हमारा सबसे पहला टर्म है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला है हमारा लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। अब इस टर्म को समझ लेते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा टर्म है और इसमें जो है आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इक्विलिब्रियम के बारे में आप जानते हैं, संतुलन, है ना। संतुलन कैसे बनाया जाता है फोर्स के माध्यम से, ये हम लोग पिछले यूनिट्स में, यूनिट 1 और यूनिट 2 में सीख चुके हैं। तो यहाँ पे जो लिमिटिंग शब्द जुट गया है इक्विलिब्रियम के साथ, इसको समझना है। लिमिट का मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट जहाँ के ऊपर जाने पे जो है कुछ भी हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि एक पॉइंट ऐसा जिस वक्त आपका स्टेट चेंज हो जाता है, ठीक है, इसको हम लोग लिमिट बोलेंगे। लिमिट हमेशा हर चीज़ का होता है। आपके गुस्से की भी लिमिट होती है, आपके शांत रहने की भी लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट है। तो जो मैक्सिमम अवस्था होती है, जहाँ के बाद जो अवस्था होती है वो बदल जाती है, उसको हम लोग लिमिट बोलते हैं। तो यहाँ इक्विलिब्रियम में लिमिटिंग इक्विलिब्रियम क्यों बोला गया है? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम इसीलिए बोला गया है कि यहाँ पे जो है कुछ चेंजेज होने वाले हैं। तो पॉइंट्स वाइज इनको देखते चलते हैं। मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लिखे हैं, इनसे आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोलता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ इन कॉन्टैक्ट, क्या बोल रहा है, कोई वस्तु है और वो किसी के साथ कॉन्टैक्ट में है, विथ अनदर बॉडी, किसी दूसरे बॉडी के साथ वो कॉन्टैक्ट में है। तो मैं क्या करता हूँ, इस बॉडी को यहाँ पे बना देता हूँ। ये बॉडी जो है आपका ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये दूसरा जो है ये आपका बॉडी हो गया। इसको बॉडी बोल देते हैं, सरफेस को हम लोग क्या बोल देते हैं,
बॉडी बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ऑफ कॉन्टैक्ट दिखा दिया, ये इसके ऊपर में रखा हुआ है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा है ना, यहाँ पे अच्छे से कॉन्टैक्ट हो रहा है। चलिए बोल क्या रहा है, एंड इज इन इक्विलिब्रियम। अब ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है ना, बिल्कुल अपने अवस्था में पड़ा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, है ना, उसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे। देन द फ्रिक्शनल फोर्स इज जस्ट सफिशिएंट टू मेंटेन दिस इक्विलिब्रियम। अब इस अवस्था में क्या बोल रहा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इसको मदद कर रहा है, या फिर बहुत है, काफ़ी है, इसी वजह से हमारा बॉडी जो है ये हमारा इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है, इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि मोशन नहीं हो रहा है, मोशन नहीं हो रहा तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा जीरो है। कहने का मतलब यदि फोर्स की बात करें तो एक बॉडी का वजन नीचे की ओर आएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर जाएगा, और फ्रिक्शन फोर्स तो पता ही नहीं है, तो कोई एक ऐसा फोर्स है जो इस बॉडी को रेसिस्ट किए हुए है, मूवमेंट नहीं होने दे रहा है और इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है इट इज़ जस्ट सफिशिएंट, ये कुछ मतलब बस सफिशिएंट है, अधिक से अधिक है, जिसके वजह से ये बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है, संतुलन में है। समझ गए? आगे क्या बोल रहा है समझने के लिए कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस ऑब्जेक्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा दे रहे हैं, चलो भैया एक फोर्स लगा दो, यहाँ पे मान लो P का फोर्स लगा दिए, अब इस जगह फोर्स लगा दिए, देन फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेज अलॉन्ग विद द अप्लाइड फोर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, ये P लगा रहे हैं, इस वक्त बॉडी जो है मूव नहीं कर रहा है, तो P की जो इंटेंसिटी है उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो भैया ये बॉडी मूव क्यों नहीं कर रहा है ना। मान लीजिए यहाँ पे इसका कुछ वजन है, जो भी वजन है 10 न्यूटन का वजन है, तो हम यहाँ 2 ही न्यूटन लगा रहे हैं, ठीक है, 3 न्यूटन लगा रहे हैं, 4 न्यूटन लगा रहे हैं, तो एक ऐसा स्टेट आएगा जिस स्टेट पे ये बॉडी इस पे स्लाइड करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जब तक स्लाइड नहीं कर रहा है भैया तब तक ये फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से इसके ऊपर लग रहा है, जिसके वजह से बॉडी हमारा स्लाइड नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये इसको लिमिट किए हुए है, इसके बाद यह टर्म जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसको हम लोग को पढ़ना है। तो यही हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाता है भाई। अब क्या होता है कि जब फोर्स अप्लाइड हो रहा है इस ऑब्जेक्ट पे और फोर्स की इंटेंसिटी को, तीव्रता को हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है ना, क्योंकि नियम क्या बोलता है कूलम्ब लॉ का, फ्रिक्शनल का नियम क्या बोलता है, पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, इस P के बराबर होगा। जितना P लगाएंगे उतना ही फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, जितना आप धक्का दोगे उतना ही फ्रिक्शन फोर्स भी रोकेगा, है ना। लेकिन फिर भी बॉडी मूवमेंट में आती है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है रेसिस्ट करता है मोशन को, समझ रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, P बढ़ाते जा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ते जा रहा है, तो क्या हो रहा है, इसके वजह से मोशन एक हद तक रेसिस्ट हो रही है, एक हद तक वो रुकी हुई है, पर कितने देर तक रुकी रहेगी ये तो आपको नहीं पता है, क्योंकि P तो आप बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो एक टर्म आएगा, एक समय आएगा जब P बहुत अधिक हो जाएगा, है ना। वही अगले पॉइंट में है। सो द ऑब्जेक्ट इज एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग और मूविंग, यानी ऑब्जेक्ट जो है इस P के वजह से अब क्या हो रहा है, स्लाइड करना शुरू कर रहा है या मूव करना शुरू कर रहा है। द फ्रिक्शनल फोर्स इज मैक्सिमम हेयर, और इसी जगह पे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम बोला जाता है। जब तक स्लाइड नहीं किया है तब तक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वहाँ पे जो लग रहा है वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है, क्योंकि फ्रिक्शन की जो डेफिनीशन है वही बोलती है कि फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स विच रेसिस्ट द मोशन। तो जब तक स्लाइड नहीं किया तब तक मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन स्लाइड जब कर जाएगा तब तो मोशन होने लगेगा। तो मोशन होने लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे रेसिस्ट नहीं करेगा ना मोशन को। इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये मैक्सिमम यहाँ पे हो जाता है, ये लिमिट हो जाती है इसकी, है ना। और इसी अवस्था को एंड दिस स्टेट, इसी अवस्था को, स्टेट का मतलब होता है अवस्था, इज़ नोन एज लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, और इसी अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। है ना इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसको जो है आप डेफिनीशन वाइज लिखना हो तो इसी तरह समझा के लिखें, आपके एग्ज़ाम में तो आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। चलिए हम लोग फटाफट आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा हमारा पॉइंट है लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए हमारा अगला टर्म है लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको देख लेते हैं। सेकेंड टर्म है, क्या बोलता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, यानी
कि फ्रिक्शनल फोर्स की जो अधिकतम वैल्यू है, अधिकतम जो इसका मान है, विच कम्स इनटू प्ले, जो तब सामने आता है व्हेन अ बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी, यानी तब सामने आता है जब कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के सरफेस के ऊपर स्लाइड करने वाली होती है। जस्ट बिगिंस यानी स्लाइड करने वाली होती है या शुरुआत कर चुकी होती है। शुरुआत नहीं करेंगे, स्टैटिक्स में है भैया, सिर्फ स्लाइड करने वाली होगी, टेंड्स टू मूव होगा, ठीक है। तो स्लाइड्स करने वाली होती है। इस वक्त जो मैक्सिमम वैल्यू होता है फ्रिक्शनल फोर्स का, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, तब तक रोके रहता है, पर लास्ट में जो है थक जाता है। तो एक लंबे समय तक जब वो रोकता है और अपनी मैक्सिमम वैल्यू वहाँ पे देता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उस फोर्स को बोलते हैं, इज़ नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे वही चीज़ मैं पिछले इसमें भी बता रहा था, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में भी, कि बॉडी है, उसका वजन है, अब बॉडी रखी हुई है तो फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पे तो हमको नहीं दिख रहा है, वो जस्ट सफिशिएंट है बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। पर यदि P का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो बॉडी क्या होगा, मूव करना शुरू कर देगा या बॉडी मूवमेंट की अवस्था में आ जाएगा। तो उस समय जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा, यही हमारा इस बॉडी के मूवमेंट को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो तब तक रोके हुए हैं, पर P जो है आपका इतना अधिक हो जाएगा, उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स जो है आपका वर्क वहाँ पे नहीं करेगा, रेसिस्ट नहीं करेगा मोशन को, पर तब तक वो रेसिस्ट किए हुए हैं। तो ऐसे अवस्था को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये मैक्सिमम वैल्यू जो होती है फ्रिक्शनल फोर्स की, जिसके वजह से बॉडी हमारा रुका हुआ रहता है, मूव नहीं करता है या टेंड टू मूव होता है, मूवमेंट करने वाला होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन का डेफिनेशन हो गया। चलिए अगले पे आते हैं हम लोग। अगला जो टर्म है उस पर हम लोग आते हैं, थर्ड जो टर्म है उस पर आते हैं, ठीक है। चलिए हमारा अगला जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको हम लोग अपने अभी सभी क्वेश्चंस में भी देखेंगे आगे चल के, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए। क्या बोलता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ, ये क्या है, एक रेशियो है किसके किसके बीच का, ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है इसका, टू द नॉर्मल रिएक्शन, किसके साथ, तो ये जो रिएक्शन है इसके साथ, समझ रहे हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो होगा किसके किसके ऑब्जेक्ट, यानी किसके इसके बीच, बिटवीन द टू बॉडीज़, दो बॉडीज़ के बीच, एक ये बॉडी हो गया, ये एक दूसरा अलग बॉडी हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वही कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यूजुअली इसको डिनोट करते हैं, एंड इज़ डिनोटेड बाय, यानी दिखाते हैं किससे, तो म्यू से। मैंने यहाँ टर्म लिख दिया है म्यू, आप प्रोनाउंस इस तरह से करेंगे, कैसे बोलेंगे, म्यू, ठीक है, इसको म्यू बोलते हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे लिख चुका हूँ, जैसे बिल्ली बोलती है ना वैसे ही हम लोग प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा, पर आज आप समझ लीजिए, इसको म्यू बोलते हैं। तो मैथमेटिकली यदि देखें इसको एक्सप्रेशन में, तो क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर। क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन। या हम ऐसा बोल सकते हैं, एफ बराबर जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो म्यू आर हो जाएगा। तो यहाँ एफ बराबर हम लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू म्यू आर, ठीक है ना। यहाँ पे म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एफ क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, और आर क्या है, हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। यही हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है। चलिए अब दूसरे टर्म में आते हैं, जो अगला टर्म है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, उसको देख लेते हैं। चलिए हमारा जो अगला है वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, कौन सा होता है हमारा फ्रिक्शन का एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है पोजीशन थोड़ी चेंज होगी, सिनेरियो चेंज होगा, अब कोई फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं, थोड़ा सा समझेंगे इसको। डेफिनेशन से पहले समझते हैं, फिर फिगर पे आएंगे। क्या बोल रहा है, इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन किसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। और इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल होता है वो ये होता है, इन दोनों के बीच का एंगल। तो एक एंगल ऑफ इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, इसको हम लोग एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन से डिफाइन कर रहे हैं, एट विच अ बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन द प्लेन। यानी एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन
यहाँ पे ये होगा और इस इंक्लाइन प्लेन पे हमारी ये बॉडी जो है यहाँ रखी हुई है, और ये एंगल वो एंगल होगा जिस समय में ये बॉडी जो है इस प्लेन से नीचे की ओर स्लाइड करना शुरू कर देगी, क्योंकि एक एंगल होगा जब तक कि ये बॉडी जो है स्लाइड नहीं कर रही है, पर जैसे ही थोड़ा सा एंगल बढ़ाएंगे तो ये बॉडी स्लाइड करना नीचे शुरू कर देगी, ठीक है ना। तो जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन द प्लेन, अभी शुरू की नहीं है, शुरू करने वाली है, और वो इस पॉइंट पे है कि अब वो स्लाइड कर जाएगी। तो उस पॉइंट पे जो एंगल होगा आपका, एंगल ऑफ जो आपका इंक्लाइंड प्लेन होगा वो हो जाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वही हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ के केस में ये जो अल्फ़ा है यही हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा, ठीक है। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो हमारा अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है अल्फ़ा, इसको हम लोग अल्फ़ा पढ़ेंगे। बहुत जगह अल्फ़ा जो है दूसरे टर्म में इस तरह से बनाया जाता है, ए को ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है। बुक्स में जो है आपको दिखेगा ये अल्फ़ा कहलाता है, ठीक है, पर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है। बुक्स में आपको पहचान में आ जाएगा, या क्वेश्चन में भी आपका अल्फ़ा जो है वो डिफरेंट तरह का होगा, इसी तरह का होगा, बुक्स की तरह का। तो यहाँ पे अल्फ़ा हम लोग इस तरह से लिखेंगे। दूसरा जो टर्म है, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू द एंगल विच द नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द वर्टिकल, यानी कि ये हमारा वो एंगल भी होता है जिस एंगल को नॉर्मल रिएक्शन जो है वर्टिकल एक्सिस के साथ बनाता है। यानी यहाँ पे अगर हम एक एक्सिस बना दें, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो ये जो एंगल होगा वर्टिकल के साथ एंगल जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, अल्फ़ा कहलाएगा। ये भी टर्म है, ये भी चीज़ है आपके एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है ना। अगर इंक्लाइंड प्लेन नहीं है तो वहाँ पे हम इन सब चीज़ों को कंसीडर कर सकते हैं, पर इंक्लाइंड प्लेन में ही इसको हम लोग देख के चलेंगे, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा उसको इंक्लाइंड प्लेन में ही लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए अगला जो है वो है हमारा एंगल ऑफ रिपोज, उसको देख लेते हैं कि वो क्या बोलता है, ठीक है। चलिए हमारा अगला जो डेफिनेशन है वो है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। बहुत ही नॉर्मल सा डेफिनेशन है, इसको आसानी से समझ जाएंगे। अभी हम लोगों ने देखा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, सो एंगल ऑफ रिपोज भी जो है इससे मिलता जुलता ही है, पर थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज होगी। यहाँ डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, यानी कम से कम वो एंगल इंक्लाइंड प्लेन का ऑन विच अ बॉडी स्लाइड्स अंडर द एक्शन ऑफ इट्स सेल्फ वेट, जिस समय बॉडी जो है स्लाइड करती है अपने वजन के वजह से कम वो कौन सा एंगल होगा जिस जगह पे बॉडी खुद ब खुद स्लाइड कर जाएगी अपने वजन के वजह से, ठीक है। तो अगर इसको सोचा जाए तो बेसिकली ये वही कंडीशन है जो हमारे एंगल ऑफ फ्रिक्शन में हो रही थी, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन में जो हमारा अल्फ़ा जो एंगल था एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, वो वही एंगल था जिस समय बॉडी टेंड टू मूव डाउन होती है अपने वजन के वजह से या फिर इस इंक्लिनेशन को बढ़ाने के वजह से, ठीक है। कंडीशन वही है पर डिफिनेशन थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ इंक्लिनेशन हम लोग बोल रहे हैं या मिनिमम वैल्यू ऑफ इंक्लाइन प्लेन बोल रहे हैं, ठीक है, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन। तो नॉर्मली जो एंगल ऑफ रिपोज होता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर ही होता है। यहाँ पे जो हम लोग अगला पॉइंट लिखा है वो लिखा है द एंगल ऑफ रिपोज इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो हम लोग अल्फ़ा को जो है एंगल ऑफ रिपोज भी बोल सकते हैं। जनरली हम लोग अल्फ़ा या फाई, अल्फ़ा और फाई दोनों से, इसको हम लोग बोलते हैं फाई, इन दोनों से जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिनोट करते हैं। फाई से भी कर सकते हैं, अल्फ़ा से भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने अल्फ़ा लिया है तो हम लोग अल्फ़ा को लेके ही चलेंगे। बुक में आपका फाई भी दे सकता है, तो आपके ऊपर है आप किसको सेलेक्ट करते हैं, पर मैं ये इसमें अल्फ़ा के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ जो फ्रिक्शन होगा वही हमारा एंगल ऑफ रिपोज भी हो जाता है। यहाँ से ये समझ में आता है, सिर्फ डेफिनेशन में थोड़ा सा बदलाव है, आप समझ गए होंगे। चलिए अगला जो है वो है रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको देख लेते हैं। तो चलिए ये हमारा सबसे लास्ट है जो टर्म्स है उसमें, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में देते हैं। इसको मैं एक फिगर से आपको समझाऊंगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन या फिर जो टर्म है क्या बोल रहा है, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम लोग किसको बोलते हैं, अल्फ़ा को, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल के साथ एंगल। तो यहाँ पे वर्टिकल मैंने इसको बनाया है क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन नहीं है, अगर इसको इंक्लाइन कर देंगे तो ये वर्टिकल हमारा सीधा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो फिलहाल के लिए ये वर्टिकल प्लेन है,
ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है, उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना है, अल्फा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन अल्फा। एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कौन सा है भाई, किसको बोलते हैं, तो म्यू को बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं इस म्यू को, ठीक है ना। अब हम लोग आ जाते हैं अपने इस डायग्राम में। एक बॉडी है, रखी हुई है अपने सरफेस के ऊपर, वजन है इसका W, एक फोर्स लगा रहे हैं P, अभी बॉडी मूव करने वाली है। तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा इस तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स इधर होगा और रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर होगा। रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर होगा, तो ये रिएक्शन फोर्स जो है इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो जब इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और हमको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स इसी सरफेस के ऊपर लगता है, तो हमारे फ्रिक्शन फोर्स के साथ भी ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। समझ रहे हैं। तो अगर हम इसको ऐसे देखें कि ये और ये तीनों मिला के क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी जिसमें एक एंगल जो है आपका 90 डिग्री होता है। तो अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन पे चले जाएं तो हमको साफ दिखता है कि अगर एंगल ये है और इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो सामने वाला जो साइड होता है एंगल का वो हो जाता है परपेंडिकुलर, उससे लगा हुआ जो 90 डिग्री बनाता है उसको बोलते हैं बेस, और जो इन दोनों लाइंस को जोड़ता है वो हो जाता है हाइपोटेनस। यानी ये हो जाता है परपेंडिकुलर, ये हो जाता है बेस, और ये हो जाता है हाइपोटेनस, ठीक है ना, ट्रायंगल के टर्म में। तो हमारा यदि अल्फ़ा यहाँ पे है तो हम क्या ले सकते हैं इसको, टैन अल्फ़ा यदि लेते हैं तो टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा ये वाला साइड है, ये साइड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, F इज इक्वल टू म्यू आर को। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट म्यू आर, F लिखे या म्यू आर लिखे बात बराबर है, बटे बेस इसका क्या है, तो R है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से क्या होगा, R और R कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, म्यू। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा टैन अल्फ़ा। तो म्यू हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। म्यू हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अल्फ़ा हमारा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यही रिलेशन होता है हमारे एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बीच में। जो फ्रिक्शन का सवाल होगा उसमें हम लोग इसी फॉर्मूला को, इसी चीज़ को लेकर के चलेंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाता है इम्पॉर्टेंट टर्म्स। जो आज हम लोगों ने सीखा है वो है इम्पॉर्टेंट टर्म्स। आप इस लेक्चर को यदि ध्यान से देखते हैं तो फ्रिक्शन का एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, कॉन्सेप्ट आपकी बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, कॉन्सेप्ट होगा, उसको देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।